गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सैटरडे को पेपर में कटिंग आई थी कि जीजीयू ने एमएचआरडी को कुछ सजेशन भेजे, जिसमें ये लिखा गया है कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर के बच्चों को, जो भी बच्चे फाइनल ईयर में नहीं है उनको जनरल प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल ईयर के बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ग्लिच ये है बेसिकली कि जीजीयू ने प्रपोजल भेजा है, ठीक है। एमएचआरडी उसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती, ये एमएचआरडी की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, पेपर होंगे, यूनिवर्सिटी को पेपर लेना पड़ेगा। तो आप ये मानना छोड़ दीजिए कि पेपर नहीं होंगे, जो भी एमएचआरडी और यूजीसी बोलेगा वो जीजीयू करना पड़ेगा। तो आप ये मन बैठ के चलिए कि प्रपोजल भेजा तो बहुत कुछ हो गया, खाली प्रपोजल भेजा। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आता, एक्सेप्ट प्रॉमिस नहीं बनता, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। प्रपोजल का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है तो ये प्रॉमिस नहीं बनेगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पेपर नहीं होगा। पेपर होता है तो आप लोग को एक तो एक्सपेक्टेशन हट हो गया। इससे अच्छा है आप तैयारी करते रहिए, पेपर नहीं भी होगा तो नॉलेज आपका वेस्ट नहीं होगा। आज अपन अब वापस टॉपिक पर जाते हैं, जो है सेक्शन 165 से लेकर 167, जो पिछले वीडियो में छूट गया था। 165 जो बात करता है वो ट्रांसफ़र की बात करता है कि भूमि स्वामी जो है उसके पास क्या क्या राइट रहेंगे। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है तो उसको उसका ट्रांसफ़र करने का राइट होता है। तो 165 उसके ट्रांसफ़र करने की राइट्स एंड क्या क्या लिमिटेशन है ट्रांसफ़र करने में, ये डील करता है, ठीक है। और 166 और 167 इसके एंसिलरी प्रोविजंस है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं 165 क्या कहता है। 165 सब+1 जो है वो जनरल प्रोविजन है, जो ये कहता है कि कोई भी भूमि स्वामी अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब किसी को भी अपनी ज़मीन बेच सकता है। उसके बाद जितने भी सब क्लॉज है वो इस जनरल पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। कहने का मतलब पहली जो सब+1 है वो एक पावर क्रिएट करता है, और सब+2 से लेकर जितने भी है वो इस पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता था आर्टिकल 19(1) जो है वो पावर बताता था, 19(2) से लेकर 19(6) तक रेस्ट्रिक्शन दी गई थी, ठीक है। या फिर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के एग्जांपल लीजिए कि सबके जीने का अधिकार है, बट शर्त यह है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो वो आपकी राइट चले जाएंगे। जैसे अगर आपने कोई ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा मर्डर है, मतलब जिसके सज़ा डेथ पेनल्टी है, तो फिर आपकी जान जा सकती है। इसी तरीके से तो पहला जो सब+1 है जनरल प्रोविजन है, वो ये कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी भूमि स्वामी अपने राइट को ट्रांसफर कर सकता है, ये जनरल पावर है। और सब+2 से लेकर सब+9 जो है वो रेस्ट्रिक्शन है। तो आइए हम देख लेते हैं सब+2 क्या कहता है। सब+2 जो बात करता है वो रेस्ट्रिक्शन की बात कर सकता है कि ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ मॉर्गेज की बात कर रहा है। अगर किसी भी भूमि स्वामी को अपनी ज़मीन मॉर्गेज करनी है तो वैलिड कंडीशन क्या होगी, मतलब उसको मॉर्गेज देने से पहले कुछ कंडीशन को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। फुलफिलमेंट ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनलेस एटलीस्ट 5 एकर्स जो है, मतलब अगर उसका ज़मीन है, दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक तो है इरीगेटेड पर्पस और एक है तो नॉन इरीगेटेड पर्पस। अगर इरीगेटेड पर्पस की ज़मीन है, इरीगेटेड मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर हो सके, तो अगर इरीगेटेड ज़मीन है तो अगर आपको अपनी ज़मीन मॉर्गेज करनी है तो कम से कम 5 एकड़ की आपकी जो ज़मीन हो इरीगेटेड वाली, वो किसी भी चार्जेस से फ्री हो। चार्जेस मतलब लाइबिलिटी, मतलब उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी ना हो। और इन केस अगर आपके पास अनइरीगेटेड ज़मीन है जिसमें खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, तो उस कैटेगरी में 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, 10 एकड़ या 10 ज़्यादा नहीं, सॉरी 5 एकड़ इरीगेटेड पर्पज़ के लिए और अनइरीगेटेड पर्पज़ के लिए 10 एकड़। तो इतनी जो प्रॉपर्टी आपकी विदाउट एनी एनकम्बरेंस और चार्ज, मतलब उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी ना हो, ठीक है। सब्जेक्ट 2 की जो बात करता है वो ऊजू फैक्ट्री मॉर्गेज की बात करता है। ये ऊजू फैक्ट्री मॉर्गेज क्या होता है, टीपीए में अपन ने ऊजू फैक्ट्री मॉर्गेज पढ़ा था। बेसिकली असर से वर्ड बना है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मॉर्गेज जहाँ पे आप ज़मीन देते तो हो, थर्ड पर्सन ज़मीन नहीं गिरवी देते, ज़मीन के राइट्स गिरवी दे देते हो। फॉर एग्जांपल ऊजू फैक्ट्री में ये होगा, ये आपने बोल दिया कि ठीक है आप मेरे खेत से, सपोज मेरा सेब का बागान है, तो मैंने ये बोल दिया कि आप ठीक है इसमें फल तोड़ सकते हो, तो ये क्या हो गया ऊजू फैक्ट्री, मतलब यहाँ पे आप मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट आपके पास रह जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऊजू फैक्ट्री की बात कर रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ए के प्रोविजन तो मानने ही पड़ेंगे। अगर ऊजू फैक्ट्री मॉर्गेज में कोई अगर देना चाहता है और जिसका टाइम पीरियड 6 साल का है, ठीक है, तो 6 साल से ज़्यादा अगर उसका एक्सपीरियशन पीरियड है, मतलब कि 6 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 साल से ज़्यादा है तो इन केस में क्या होगा, अगर भूमि स्वामी ने पेमेंट किया हो, मॉर्गेज का अमाउंट का पेमेंट करा हो या ना करा हो, ऊजू फैक्ट्री मॉर्गेज आप तभी दे सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या, 6 साल तक की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, ऊजू फैक्ट्री मॉर्गेज में अगर पैसा जो बकाया था भूमि स्वामी का, अगर वो 6 साल के अंदर नहीं दे पाता है तो मॉर्गेज डीड में ये कंडीशन होनी चाहिए कि 6 साल बाद इवन अगर जो मॉर्गेजर था अगर वो पैसा नहीं भी देता है तो ज़मीन उसके पास वापस आ जाएगी। कहने का मतलब अगर
उजू फैक्ट्री मॉर्गेज मतलब अभी अपन ए जो क्लॉज है वो मॉर्गेज की बात करता है। बहुत सारे टाइप होते हैं, 6 तरह के टाइप होते हैं, आपने देखे भी थे, मतलब अपन ने नहीं, टीपीए में आप लोगों ने देखे थे। उसके बाद जो बी क्लॉज है वो उजू फैक्ट्री मॉर्गेज, खाली स्पेसिफिक उजू फैक्ट्री की। तो 2 कंडीशन है, पहली उजू फैक्ट्री मॉर्गेज खाली 6 साल का हो सकता है, और दूसरा इस मॉर्गेज डीड में ये कंडीशन होनी चाहिए कि यार 6 साल में अगर मॉर्गेजर अगर पैसा ना दे पाए, मॉर्गेजर अगर पैसा ना दे पाए 6 साल के बाद भी, तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी मॉर्गेजर के पास। ठीक है, ये कंडीशन होनी ज़रूरी है। थर्ड केस में सी, इफ एनी मॉर्गेज इज इन पोजीशन ऑफ डज नॉट हैंड ओवर पोजीशन ऑफ द लैंड आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द मॉर्गेज ऑफ व्हिच एक्सप्रेस। ठीक है, सेम चीज़ बात करता है। अगर कोई मॉर्गेज दी गई है, वही बी क्लॉज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे उजू फैक्ट्री नहीं, बाकी मॉर्गेज की बात कर रहा है। तो 6 साल के अंदर अगर कोई मॉर्गेज होती है, मतलब हाईएस्ट एक भूमि स्वामी 6 साल तक के लिए मॉर्गेज दे सकता है। ठीक है, और उस केस में, ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं फिर से क्या कह रहा है। इफ एनी मॉर्गेज इन पोजीशन ऑफ द लैंड मॉर्गेज डज नॉट हैंड ओवर पोजीशन ऑफ लैंड आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ मॉर्गेज ऑफ 6 ईयर्स विच एवर एक्सपायर फर्स्ट। ठीक है, या तो मॉर्गेज डीड या 6 साल। तो मतलब कि हाईएस्ट टाइम लिमिट क्या सेट किया गया मॉर्गेज प्रॉपर्टीज का, 6 साल का। ट्रांसफर के अंदर की बात कर रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी ज़मीन को मॉर्गेज देना चाहता है तो हाईएस्ट वो 6 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, 6 साल के अंदर अगर सामने वाले पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक नहीं करी है, भूमि स्वामी के पास क्या राइट रहेगा, वो क्या कर देगा, तहसीलदार के पास चले जाएगा, बोलेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इजेक्ट कर दो। इजेक्ट मतलब निकाल दो। कैसा, सिविल एक्शन में ट्रेसपासर की बात कर सकता है। ट्रेसपास टू अ प्रॉपर्टी, 2 तरह के ट्रेसपास होते हैं, ट्रेसपास टू पर्सन और ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। पर्सन में असॉल्ट आता है, प्रॉपर्टी में जो कोई मेरे घर अगर घुस गया तो। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई है इस सेक्शन की, वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस की ज़मीनों के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करती है। ठीक है, इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड का जो मैंने डेफिनेशन बताया था, शायद तक उसमें गड़बड़ हो सकती है। इरीगेटेड का मतलब जो ज़मीन को इरीगेशन कर चुके हैं, और नॉन इरीगेटेड मतलब जो बंजर ज़मीन नहीं है जहाँ पे इरीगेशन नहीं किया गया। इरीगेशन का मतलब बेसिकली शायद तक पानी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जो पहले बोल दिया था कि नॉन इरीगेशन का मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, वो गलत है। आप दूसरा मतलब कि उसका एक्चुअल मीनिंग ये है, इरीगेशन जहाँ पे पानी ढल चुका है, और नॉन इरीगेशन जहाँ अभी तक पानी नहीं डाला हुआ है। ठीक है, और अगर कुछ और डाउट है तो आप लोग में से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सब क्लॉज 3 में जाते हैं। सब क्लॉज 3 की क्या बात करता है, सब क्लॉज 3 फिर से उजू फैक्ट्री की ही बात कर रहा है। अगर उजू फैक्ट्री मॉर्गेज के अलावा अगर कोई चीज़ है, ठीक है, उजू फैक्ट्री मॉर्गेज के अलावा ये क्या कह रहा है, उजू फैक्ट्री मॉर्गेज के अलावा अगर कोई और मॉर्गेज की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब ट्रांसफर जो हो रहा है बाय उजू मॉर्गेज हो रहा है, उजू फैक्ट्री मॉर्गेज नहीं, क्योंकि उजू फैक्ट्री मॉर्गेज को पन्ने पड़ चुका है। इस केस में क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब आपने पैसा लिया, एग्जाम्पल लिए सब क्लॉज 3 का कहने का मतलब है कि जितना भी आपने पैसा लिया है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट से आधा होना चाहिए। सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए लिया है, उसके बदले में अपनी ज़मीन मॉर्गेज में दे दी है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट जो बनेगा वो हाईएस्ट कितना होना चाहिए इस एक्ट के हिसाब से, 50 लाख। 1 करोड़ का आधा अमाउंट जो होना चाहिए वही इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो मतलब हाईएस्ट लिमिट सेट की गई है 50% पे, कि कोई भी जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट के। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ था, और जो आपका इंटरेस्ट है वो 50 लाख है। तो कोई भी इंटरेस्ट 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होगा। अब बना जाता है सब क्लॉज 4 में। ठीक है, सब क्लॉज 4 क्या बात करता है, जो सब क्लॉज 4 है बेसिकली वो क्या बात कर रहा है, सब क्लॉज 4 यहाँ पे है कि कोई भी भूमि स्वामी जो अपनी ज़मीन है वो किसी ऐसे पर्सन को नहीं बेच सकता। सपोज कर लीजिए, सीलिंग लिमिट की बात करें, सीलिंग लिमिट मतलब बेसिकली एक ऐसी लिमिट जिससे ज़्यादा ज़मीन एक पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं हो सकती। ठीक है, सपोज कर लीजिए छत्तीसगढ़ में सीलिंग लिमिट है 100 एकड़। एक आदमी जिसके पहले से 90 एकड़ ज़मीन है और मेरे पास ज़मीन है 15 एकड़, तो मेरी 15 एकड़ ज़मीन को खरीदना चाहता है, तो दोनों को अगर अपन कंबाइन करें तो 105 एकड़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सीलिंग लिमिट एक्सीड कर रही है। ठीक है, सीलिंग लिमिट क्या होते हैं, एग्जैक्ट लिमिट क्या है वो मैं आपको नहीं बता रहा, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। सीलिंग लिमिट मतलब जितनी मैक्सिमम ज़मीन एक पर्टिकुलर पर्सन होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर ट्रांसफ़र कर रहा है किसी एक ऐसे पर्सन जिस ट्रांसफ़र होने के बाद उसकी सीलिंग लिमिट अगर एक्सीड कर जा रही है, तो वैसा टाइप का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, किसी के पास 90 एकड़ ज़मीन पहले से पड़ी हुई है, सीलिंग लिमिट 100 एकड़ की है। ठीक है, मेरी 15 एकड़ ज़मीन वो खरीदना चाहता है, तो यहाँ पे उसकी जो मैक्सिमम लिमिट एक्सीड हो गई उसके पास 105 एकड़ हो जाएगी, जो अलाउड नहीं है। तो हाईएस्ट कितनी और खरीद सकता है, 10 एकड़ ज़मीन और खरीद सकता है। ठीक है, इसके एक्सेप्शन लगेगा कि ये जो सीलिंग लिमिट के जो प्रोविजन है वो किस किस चीज़ों पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो वो इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिश और पब्लिक रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई नहीं होंगे, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अप्लाई नहीं होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अप्लाई नहीं होने वाले,
या फिर कोई भी ज़मीन आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बेच रहे हो तो उस पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अगर कुछ है तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है। मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अगर आप ज़मीन सीलिंग लिमिट से एक्स्ट्रा हो रही है तो उस केस में आपको, अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ वाली ज़मीन है तो एसडीओ की परमिशन चाहिएगी। ठीक है। और एसडीओ क्या करेगा, 172 का जो सेक्शन है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। 172 क्या है अपन अभी देखेंगे आगे, पर यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 172 शैल अप्लाई टू सच ट्रांसफर विद द मॉडिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ 3 months एंड 1 month। ठीक है। इन द प्रोविजन टू सब क्लॉज 1 देयर ऑफ शैल फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच डाइवर्सन बाय 45 days एंड 1 month। तो जो 172 के अंदर प्रोविजन दिया गया है वहाँ पे 3 महीने के जो वर्ड लिखा गया है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए वो 45 days हो जाएगा, और जो 1 month है वो 1 month ही रहेगा। ठीक है। अब अपन जाते हैं एक बार कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई किसकी के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, तो उसके बाद आप फर्दर उसको वापस रीट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड लगा है कि फैमिली में क्या क्या होगा, फैमिली में माइनर चिल्ड्रंस हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, जॉइंट लिविंग जो पर्सन उसके साथ जॉइंटली रहते हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है। 4A की बात कर लेते हैं। 4A एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कह सकते, पूरा ये जो पूरा सेक्शन है वो ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ भूमि स्वामी टू, तो इसमें सबसे पहला राइट क्या है, ट्रांसफ़र का। तो पूरा एक सेक्शन है तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। अब यह क्या लिखा हुआ है कि जो सब क्लॉज 1 में लिखा गया वो कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करेगी किस लिए, जो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। मतलब जो पर्सन बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, मैंने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ाते हुए बताया कि कौन होगा बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, जिनके पास 5 एकड़ जो खेतीबाड़ी घर में करते हैं उनको अपन बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो भी ऊपर वाली चीज़ लिखी है हु इज़ नॉट अ बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब अगर कोई बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है तो उनमें ये चीज़ें अप्लाई नहीं होने वाली। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड, ट्रांसफर क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, ट्रांसफर बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, बाय विल, एक्विजिशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ट्रांसफर टू एनी रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुआ है, लैंड एक्विजिशन के कारण ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर कलेक्टर के परमिशन के कारण ट्रांसफ़र हुआ है। तो ट्रांसफ़र की जो डेफिनेशन है उनमें 6 चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है। तो सब क्लॉज 4A जो ये चीज़ बताता है कि भूमि स्वामी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, जो सब क्लॉज 1 में लिखा गया है। सब क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है कि कोई भी भूमि स्वामी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो 4A में क्या लिखा हुआ है, जो 1 क्लॉज के अंदर है वो इस सेक्शन पे अप्लाई नहीं करेगा। कहने का मतलब नॉन बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सेम टू, क्योंकि 1 में लिखा है ट्रांसफ़र कर सकता है, तो 4 में अगर वो कोई चीज़ अप्लाई नहीं करेगी तो इसका मतलब है नॉन बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। कुछ कंडीशंस होंगी जो 2-3 के अंदर लिखी गई है, वो सारी कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सब क्लॉज 5 में। सब क्लॉज 5 ये चीज़ बताता है कि नथिंग एंड एनीथिंग टू कंट्री इन एनी, कोई डिक्री की बात कर रही है, फिर से यहाँ पे सीलिंग लिमिट की बात कर रहा है। अपन ने जो 4 में देखा था सेम टू सेम वही चीज़ बात कर रहा है। मैं पहले से ही 90 एकड़ का होल्डर हूँ। ठीक है। ठीक है। मेरे पास 90 एकड़ ज़मीन है। सीलिंग लिमिट में एग्जांपल के लिए 100 एकड़ बता रहा हूँ, असल में 100 एकड़ नहीं है। ठीक है। 100 एकड़ 90 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, और कोई कोर्ट केस में कचहरी से केस जीत गया और मेरे पास 15 एकड़ उस केस में और आ रहा है मेरे पास, तो क्या होगा, वो 15 एकड़ मेरे नाम पे नहीं चढ़ने वाला। क्यों? क्योंकि सीलिंग लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो इस तरह के ट्रांसफर भी अलाउड है, इवन दो मैंने केस जीता है, कोर्ट के ऑर्डर से आ रहा है, बट अगर मेरी सीलिंग लिमिट एक्सीड हो रही है तो वो तरह के ट्रांसफर अलाउड नहीं होंगे। तो ये जो कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर से अगर मेरे नाम पे प्रॉपर्टी 15 एकड़ आ रही है तो मेरे पास वो नहीं आ सकती। हाईएस्ट जितनी आ सकती है वो है 10 एकड़, क्योंकि 90 + 10 100 एकड़। ठीक है। सब क्लॉज 6 पे आ जाते हैं। सब क्लॉज 6 ये बोलता है कि ट्राइब की बात करता है, जो अपन ने इससे पहले भी देखा था, अब ओरिजिनल ट्राइब की बात करता है। ठीक है। सब क्लॉज 1 के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई है वो अब ओरिजिनल ट्राइब के अलाउड नहीं करेगी। ठीक है। और क्या चाह सकती है, उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए जो अपन पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, द राइट ऑफ भूमि स्वामी बिलोंगिंग टू अ ट्राइब विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी एब नॉर्मल बाई स्टेट गवर्नमेंट फॉर होल और अप्लाइज दैट इन सच एरिया एज प्रीडोमिनेटली इन। तो अपन ने क्या देखा था पहले, जब देखा था अब नॉर्मल ट्राइब के केस में वो ट्रांसफ़र किसी और को नहीं कर सकते। उनको किसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, खाली अपने ही ट्राइब के आदमी को ट्रांसफ़र कर सकते, किसी और भी बाहरी आदमी को ट्राइब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाहरी आदमी अगर उनके एरिया के अंदर आएगा तो उनके एरिया में जितने भी चीज़ें हैं वो इफेक्ट होंगी।
इसलिए ये रूल भी है कि जब भी आप अपनी ज़मीन बेचते हो तो सबसे पहले अपने भाई, अगर आपके कोई भाई बहन है तो उससे पूछा जाएगा, उसके बाद जो आपके आस पड़ोस रहते हैं, क्योंकि आउटसाइडर को ये बाहर रखने की तरीका है। सेकेंड चीज़ है, इन एरियाज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन नॉट टू बी ट्रांसफर आइदर बाय वे ऑफ सेल और अदरवाइज और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोन विदाउट द परमिशन ऑफ। अगर आप बेचना चाह रहे हो, मतलब कि एक तो एरिया शेड्यूल्ड एरिया डिसाइडेड है कि जहाँ पे ये ऐप अप्लाई करता है, बट उस ऐप ओरिजिनल ट्राइब कहीं और भी ज़मीन है और वो कहीं और वाली ज़मीन अगर बेचना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको परमिशन लेना पड़ेगा। ट्राइब के बाहर के आदमी को अगर वो बेचना चाहता है तो उसको परमिशन देना पड़ेगा, किससे, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर। ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर काम का है। उसके बाद प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड ये लिखा हुआ है कि फेयर कंपनसेशन के अंदर अगर कोई ज़मीन ली गई है तो उस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद 6 है, 6A से लेकर 6F तक कोई काम का नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये ओरिजिनल ट्राइब के बारे में एक प्रोसीजर बताता है। ठीक है, सीधे 7 में आ जाना है। 6A से लेकर 6F तक कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि ये प्रोसीजर बताता है ओरिजिनल ट्राइबल का, जो अपने फिलहाल पोर्शन के लिए रिलेवेंट नहीं है। 7th में आ जाते हैं। 7th ये बात करता है नथिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। मैंने क्या बताया था, पहला जनरल रूल है और उसके बाद जो नीचे है वो उसके कह सकते हैं एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है। तो नथिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें सब क्लॉज 1 में दी गई है वो इस पर्टिकुलर चीज़ों पे अप्लाई नहीं करेंगी। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ पे अपन देख लेते हैं। ये सब क्लॉज 7 है, ये एक सिंपल सा प्रोविज़न है जिसमें यह दिया गया है कि अगर एक लिमिट होती है, लिमिट क्या दी गई थी, 5 एकड़ दी गई थी इरिगेशनल पर्पज़ के लिए और 10 एकड़ दिए गए थे नॉन इरिगेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, ये जो सेक्शन है सब क्लॉज 7 ये बात करता है अटैचमेंट एंड सेल की। अटैचमेंट एंड सेल अपन ने कहाँ देखा था, इससे पहले 147 में देखा था। तो ये यहाँ पे ये बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास अगर 5 एकड़ इरिगेशनल लैंड या फिर 10 एकड़ नॉन इरिगेशनल लैंड से ज़्यादा है तो उसकी कौन सी ज़मीन अटैच की जा सकती है। तो यहाँ पे एक लिमिट ली गई है कि सपोज़ मेरे पास 10 एकड़ की नहीं 10 नहीं 7 एकड़ की इरिगेशनल लैंड है तो 5 एकड़ तक की ज़मीन तो एग्जेम्प्टेड है, वो तो अटैच नहीं की जा सकती। बची हुई जो 2 एकड़ की ज़मीन है खाली वही अटैच की जाएगी, मतलब मेरी पूरी 7 एकड़ ज़मीन अटैच नहीं होने वाली। जो एक्सेस है 5 एकड़ से ज़्यादा जो एक्सेस में खाली वही अटैच की जा सकती है। ठीक है, तो बचे हुए जो 2 एकड़ है खाली वही अटैच किए जाएंगे। और अगर नॉन इरीगेशनल की बात है तो 10 एकड़ की बात करता है। सपोज मेरे पास 13 एकड़ नॉन इरीगेशनल ज़मीन है तो उस केस में 10 एकड़ तक तो एग्जेम्प्टेड है, उसको आप अटैच नहीं कर सकते, खाली आप 3 एकड़ ज़मीन ही अटैच करोगे। इसका जो बी है वो ये बताता है कि कोई भी ज़मीन अगर अब ओरिजिनल ट्राइबल की है तो उसकी ज़मीन को आप अटैच नहीं कर सकते, ना ही सेल कर सकते हो। और सी की केस में क्या है, कोई भी रिसीवर अपॉइंट भी नहीं होगा ए और बी को एनफोर्स करवाने के लिए, मतलब कोई भी रिसीवर आप अपॉइंट भी नहीं कर सकते ए और बी के पावर के लिए। तो मतलब जिनके इसमें अगर अपन इसका जिस्ट देखा जाए तो जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के पास 5 एकड़ या 5 एकड़ इरीगेशनल या 10 एकड़ नॉन इरीगेशनल अगर लैंड है तो 10 एकड़ से या 5 एकड़ से अगर कुछ कम है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें अटैच नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 एकड़ अगर खाली ज़मीन है इरीगेशनल तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच ही नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, इवन दो आपने डिफ़ॉल्ट भी करा हो तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ से ये समझ में आता है। 7A 7B काम करना है, अब ओरिजिनल ट्राइब की बात करता है। ठीक है, नहीं सॉरी, अब ओरिजिनल ट्राइब की बात नहीं करता है, पर्टिकुलरली एक्ट की बात करता है। ठीक है, वो एक्ट अपने पढ़ने का नहीं है। अब अपन जाते हैं 8 में। 8 बात करता है कि नथिंग, इसमें नथिंग इन दिस सेक्शन ऑफ, इसमें अभी तक जो भी सेक्शन लिखा है कौन सा, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिवेंट अ भूमि स्वामी फ्रॉम ट्रांसफरिंग इन राइट इन हिज लैंड टू सिक्योर पेमेंट। और मतलब अगर यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया नथिंग इन दिस सेक्शन, हर जगह सब सेक्शन 1 की बात कर रहा है, यहाँ पे सेक्शन की बात कर रहा है, मतलब 1 से लेके 7 तक जो भी चीज़ें लिखी गई है और 7 के बाद जो भी चीज़ें लिखी गई है उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी भूमि स्वामी अपनी ज़मीन के राइट्स ट्रांसफ़र करे किस चीज़ के लिए, कोई लोन लेने के लिए, लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट के अंदर। तो मतलब इवन दो आपकी अगर 4 एकड़ से कम की ज़मीन है आप उसके राइट को ट्रांसफ़र कर सकते हो लोन सिक्योर करने के लिए। जहाँ पे भी अपने को एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, कहीं पे सब सेक्शन 1 लिखा रहता है नथिंग इन दिस सेक्शन, मतलब पूरे के पूरे सेक्शन में कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो मैं अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किस चीज़ के लिए, लोन लेने के लिए। कौन सेक्ट के अंदर, लोन इंप्रूवमेंट लोन सेक्ट के अंदर। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं 9 के अंदर। 9 ये बात करता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन सेल, नथिंग इन दिस सेक्शन मतलब पूरे सेक्शन की बात कर रहे हैं, 165 की बात कर रहा है। प्रिवेंट अ भूमि स्वामी फ्रॉम ट्रांसफरिंग any rights in his land by way of mortgage to secure payment or adverse
फॉर कोऑपरेटिव सब्जेक्ट टू दैट द लैंड शैल नॉट बी सोल्ड टू सिक्योर रिकवरी विदाउट एक्सॉस्टिंग द रेमेडी अंदर। तो मतलब आप कोई भी ज़मीन भी आप अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हो किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। किस चीज़ के लिए, लोन लेने के लिए। मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दी बदले में, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर, पूरे सेक्शन के अंदर कोई भी चीज़ दी है तो वो अप्लाई नहीं करने वाली, ठीक है। दूसरी चीज़, एक ही शर्त में कि जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़मीन बेचती जाएगी तो उसको सबसे पहले 154A के अंदर की रेमेडी यूज़ करनी पड़ेगी। 154A के अंदर रेमेडी क्या दी गई है, लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। बी के बाद क्या दी गई है, अफेक्ट द राइट ऑफ एनी सच सोसाइटी टू सिक्योर रिकवरी मेड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154A। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन में जो भी चीज़ दी गई है उसके आपको मानना नहीं, अगर आपको अपनी ज़मीन किसको दे रहे हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हो, ठीक है। और कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी से सोसाइटी से आप क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी ज़मीन डायरेक्ट बेचेगी नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, 154A के अंदर जाना पड़ेगा। 154A क्या करता है, लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, किराए पे चढ़ाना, ठीक है। 9A से लेके 9B फिर से कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब ओरिजिनल ट्राइब की बात करता है, ठीक है, या डिस्प्लेस्ड पर्सन की बात करता है, या एक दंड कारण डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेस पर्सन, ये कोई अथॉरिटीज़ की बात कर रहा है, या फिर ये पर्टिकुलरली कमर्शियल बैंक के अंदर की कुछ राइट की बात कर रहा है कि अगर आप कोई कमर्शियल बैंक ने आपको कोई लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक ने अगर आपको कोई लोन दिया हुआ है तो उसके बदले में अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो तो प्रॉपर्टी का पूरा राइट जो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट कर जाएगा बैंक के ऊपर, ठीक है। तो 9A और जो B है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब बन जाता है 10th में। 10th में बात करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट, नथिंग एनीथिंग कंटेन इन रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब कोई भी चीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो भी चीज़ लिखी हुई हो, नो ऑफिसर एम्पावर टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट शैल एडमिट टू रजिस्ट्रेशन एनी डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कोई भी चीज़ को रजिस्टर नहीं कर सकता जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को कॉन्ट्रावीन कर रही हो। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है जिसकी मैं 4 एकड़ ज़मीन मैं मॉर्गेज में देना चाहता हूँ, तो इसको क्या करेगा, वो रजिस्टर कर ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम 5 एकड़ ज़मीन मेरे पास होनी चाहिए बिना चार्जेस फ्री, तभी मैं प्रॉपर्टी को क्या कर सकता हूँ, मॉर्गेज में दे सकता हूँ। तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही इस सेक्शन के अंदर 165 के अंदर, तो कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर उस चीज़ को रजिस्टर नहीं करेगा। एकदम मैंडेटरी कंडीशन अप्लाई कर दी तो कह सकते हैं सुपरसीडिंग इफेक्ट है कहाँ के ऊपर, रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर। उसका 11 आ जाता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इनवैलिडेट एनी ट्रांसफर विच वाज वैलिडली मेड। तो इस सेक्शन में 2 ट्रांसफर जो भी हुआ है वैलिड हुआ है। अगर कोई चीज़ वैलिडली हुआ है तो ये सेक्शन उस चीज़ को इनवैलिडेट नहीं कर सकती, इवन दो इस सेक्शन के अंदर वो चीज़ नहीं दी गई है, उससे क्वांटिटी कुछ चीज़ दी गई है, बट अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो वो इनवैलिड नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ को ये सेक्शन वैलिडेट नहीं करेगा जो इनवैलिड हो। पहली चीज़, कोई भी वैलिड चीज़ को इनवैलिड नहीं करने वाला ये सेक्शन, और कोई भी इनवैलिड चीज़ को वैलिड नहीं करने वाला। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, वैलिड ट्रांसफ़र हो गया, बट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 आपने वैलिड है बट आपने इस एक्ट के कॉन्ट्ररी में कुछ काम किया है, ठीक है। अब अपन जाते हैं सेक्शन 166 में, फॉरफीचर इन केसेस ऑफ सर्टेन ट्रांसफर। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, ये फॉरफीचर का जो वर्ड अपन ने आईपीसी में सुना था, इसका मतलब होता है जब्ती। जब आपकी कोई प्रॉपर्टी कुर्क कर जाती है, जब्ती थोड़ा गलत वर्ड होगा, कुर्क कर देना मतलब फॉरफीट कर देना, आपसे उसके सारे राइट ऑल टुगेदर खत्म कर देना, ठीक है। सेक्शन 166 फॉरफीचर की बात करता है सर्टेन केसेस में। सर्टेन केसेस क्या है, सर्टेन केसेस 165 सब क्लॉज 4A, जहाँ पे सेलिंग लिमिट की बात कर रहे थे। तो सपोज कर लीजिए 105, अगर अपन सब क्लॉज 11 पढ़े 165 का, तो कोई भी ट्रांसफ़र इनवैलिड नहीं होगा। तो 105 एकड़ अगर मेरे पास ज़मीन हो गई तो ये भी लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं है। तो क्या किया जाएगा, किया ये जाएगा 4A के केस में 105 एकड़ ज़मीन है, तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई उसके पास, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, SDO सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा 100 एकड़ वो रखना चाह रहा है। मतलब 90 एकड़ तो उसको रखने ही पड़ेंगे, या कोई भी जो ज़मीन है उसके पास पहले से वो डिसाइड बताएगा कि ये पर्टिकुलर 100 एकड़ मैं रख रहा हूँ, ठीक है। जितना भी सीलिंग लिमिट है उतना वो रखेगा, और जो रिमेनिंग है वो कहाँ पे वेस्ट कर जाएगा, वो वेस्ट कर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। मतलब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा उसकी है, और जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो कहाँ चली जाएगी, ट्रांसफरर के पास नहीं जाने वाली, स्टेट गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी फॉरफिट कर लेगा अपने पास, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेट अगर ये डिमार्केट करने में फेल हो जाता है कौन, ट्रांसफरी, तो ये डिमार्केशन के पावर किसके पास है, ये SDO के पास है, ठीक है। सब क्लॉज 2 इस चीज़ की ये बताता है कि SDO ही फिर फिक्स करेगा, क्या फिक्स करेगा, कितना लैंड रेवेन्यू लेना है उससे, क्योंकि आप
5 अगर एकड़ उसकी फॉरवर्ड कर ले तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 105 एकड़ से लोगे, आपको 100 एकड़ से लेना पड़ेगा। तो आपको लैंड रेवेन्यू फिक्स करना पड़ेगा। कौन करेगा? आपका एसडीओ। सेक्शन 167 एक्सचेंज ऑफ लैंड, ये बात करता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 165, मतलब सब्जेक्ट टू प्रोविजन का मतलब ये होता है कि 165 में जो भी चीज़ें लिखी गई है वो अपने को मानना पड़ेगा। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी पूरी की पूरी ज़मीन आधी या पूरी ज़मीन किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। किस एवज में? एक्सचेंज ऑफ ग्रेटर कन्वीनियंस इन कल्टिवेशन, मतलब वो अपनी पूरी की प्रॉपर्टी किसी और को दे सकता है इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेटर कन्वीनियंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब उसको कुछ इरीगेशन में कुछ ज़्यादा फ़ायदा उसके बदले में कर सकता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है नॉन इरीगेशन, ठीक है, तो मैं इसको बदले में किसी और से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र मतलब वो पर्सन भी रेडी है, मैं भी पर्सन रेडी हूँ। वो उसके बदले में क्या करेगा? अपनी 1 एकड़ या सपोज कर लीजिए 1.1 एकड़ अपनी इरीगेशनल लैंड में को दे दे। तो इस तरह के ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, बट अपने को सेक्शन 165 के अंदर जितनी भी लिमिट्स दी गई है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप, जीमेल, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। थैंक यू।